नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज की डेट है 5 मई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यूपी पीसीएस 2020 प्रीलिम बूस्टर हिंदी में। सबसे पहला आज का हमारा आर्टिकल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को मनाया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और इसे मनाता कौन है? यूनेस्को के द्वारा इसको मनाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनेस्को की यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। आपको पता होगा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक, उसके बाद इस बार जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्री थी, मतलब जिसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वह कंट्री थी नीदरलैंड। नीदरलैंड के साथ मिलकर यूनेस्को ने इसको मनाया है। 3 मई को यह दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी के लिए जो मूल्यांकन होता है, उसको प्रमोट करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मीडिया की आज़ादी पर जो अटैक होते हैं या मीडिया जो कर्मी होते हैं उन पर जो अटैक होते हैं, उनको उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, यानी जर्नलिज्म पत्रकारिता बिना भय और बिना पक्षपात के करना, यह इस बार की थीम थी। उसके बाद एक पुरस्कार दिया जाता है इस दिवस पर, गिलर्मो कानो इसाजा पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ये एक कोलंबियन पत्रकार थे जिनका निधन जो है 1986 में हुआ था। इनको क्या हुआ था, समाचार पत्र जो इनका था उनके दफ्तर के बाहर इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद यूनेस्को के द्वारा 1997 से यह पुरस्कार दिया जाता है, गिलर्मो कानो इसाजा पुरस्कार। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि गिलर्मो कानो इसाजा पुरस्कार जो है वो किस फील्ड से संबंधित है, तो आंसर होगा मीडिया से। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में विश्व स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी, 1993 में। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं 2020 का जो पुरस्कार दिया गया है, गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़, वो दिया गया है जेनेत बेदेया लीमा को। ये कोलंबिया की पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं। ठीक है, इनको दिया गया है। इन्होंने काम क्या किया था कि महिलाओं के खिलाफ जो यौन हिंसा और सशक्त संघर्ष था, उसके बारे में इन्होंने रचनाएं की हैं और देखा है। ठीक है, और उसी को अवेयरनेस फैलाई है, इसीलिए इनको पुरस्कार दिया गया है, जेनेत बेदेया लीमा को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्राइज़। ठीक, अगला जो आर्टिकल है हमारा, कोयला मंत्रालय के द्वारा अभी एक हाल ही में परियोजना शुरू की गई है मॉनिटरिंग के लिए खनन के। तो इसका काम क्या होगा, जो बोली लगने वालों को अट्रैक्ट करना, यानी जो बिड लगाने वाले हैं, बिड उनके लिए अट्रैक्ट करने के लिए ये परियोजना लॉन्च की गई है। और इसमें क्या होगा, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय इसमें स्थापित किया जाएगा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ईज़ डूइंग ऑफ इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें भारत को 63वां स्थान मिला था। ठीक है, तो इस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने के लिए ये परियोजना लॉन्च की गई है कोयला मंत्रालय के द्वारा। एक इनिशिएटिव है। पहले हम कोयला के बारे में जान लेते हैं। भारत में कोयला का उत्पादन किस प्रकार से होता है या कैसा होता है। भारत जो है कोयले के उत्पादन में विश्व में 5वें नंबर पर है, भंडारण में। ठीक है, भंडारण की स्थिति में भारत को 5वें नंबर पर है वर्ल्ड में। और भारत के जो प्रमुख राज्य हैं, जैसे झारखंड सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश, तेलंगाना और अन्य। आपको शुरुआत के 3 याद रखने हैं, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो हैं सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाले राज्य हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल क्या है कि कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण और विराष्ट्रीयकरण कब हुआ था। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में और विराष्ट्रीयकरण हुआ था 2015 में। देखो, राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है नेशनलाइजेशन, यानी कोयला की जो खानें हैं वो सब गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होगी। तो ये किया गया था 1971 में कुकिल कोल माइंस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अभी क्या हुआ था, 2015 में कोयला खदानों को विशेष एक प्रावधान किया गया, अधिनियम एक्ट बनाकर, कि निजी क्षेत्र के लोग भी इसको खनन कर सकते हैं। तो इसलिए अब क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ या डी नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा आज का, भारत मार्केट की स्थापना की गई है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, यानी अखिल भारतीय व्यापार संघ के द्वारा एक भारत मार्केट की स्थापना की गई है। क्या है ये भारत मार्केट? भारत मार्केट एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स बाजार है, यानी नेशनल ई कॉमर्स बाजार है। आपने देखा होगा ई कॉमर्स, तो आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहता है। आप ये देख सकते हैं ई कॉमर्स में क्या होता है, सभी जो भी कॉमर्स की चीज़ें हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक मतलब मैनेज की जाती हैं। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट और अमेज़न जो हैं ई कॉमर्स वेबसाइटें काफ़ी बड़ी। तो इसी प्रकार के एक कॉमर्स पोर्टल जो है भारत के द्वारा शुरू किया गया है, भारत मार्केट, और जिसको शुरू किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा। ठीक है, भारत मार्केट
नेशनल ई कॉमर्स बाज़ार, ठीक। उसके बाद इसका जो परिचालन है और ये किसके द्वारा समर्थित है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा समर्पित है, ठीक है। इसके अलावा भारत सन में क्या है, ई नैम प्रोजेक्ट है, एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 2016 में लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में CSC को फ्लिपकार्ट और अमेजन की सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए भी सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। तो भारत में ई कॉमर्स की जो मार्केट है वो काफ़ी उज्जवल कह सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ई कॉमर्स नीति के बारे में भी हम जान लेते हैं। ई कॉमर्स नीति जो है अभी प्रपोज्ड है यानी प्रस्तावित है, जिसको DIPAM यानी आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड मैनेजमेंट के द्वारा मसौदा नीति एक तैयार की गई, यानी प्रारूप तैयार किया गया, ड्राफ्ट तैयार किया गया ई कॉमर्स का। अब कुछ दिनों के बाद ये लागू भी हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि ई कॉमर्स नीति किसने तैयार की है, तो दीपम के द्वारा ये तैयार की गई है, ठीक। उसके बाद चलते हैं अगले आर्टिकल पर। भारत ने नैम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है अभी हाल ही में। तो नैम आपके मन में आया होगा क्या है। नैम जिसको कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, या हम कह सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, भारत ने इसके शिखर सम्मेलन में अभी हाल ही में भाग लिया है। और ये एक सम्मेलन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले क्या हुआ था, 2012 में मनमोहन सिंह ने नैम की कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। देखो, जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं 2014 से, तब से अभी तक क्या हुआ है, इन्होंने इसमें एक बार भी भाग नहीं लिया था। लेकिन ये पहली बार है कि नैम शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के द्वारा भाग लिया गया है, मोदी ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2014 में इसका सम्मेलन हुआ था, 2016 में इसका सम्मेलन हुआ था अजरबैजान में, और 2019 में हुआ था अजरबैजान में, 2016 में हुआ था वेनेजुला में, ठीक। उसके बाद 2012 में हुआ था तेहरान में, जिसमें मनमोहन सिंह ने भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो बैकग्राउंड है गुट निरपेक्ष आंदोलन का, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1961 में बेलग्रेड, सर्बिया में, ठीक है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, ये एक राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें इन्होंने किसी भी राष्ट्र का समर्थन करने से अलग रखा है अपने आप को। जैसे क्या कहते हैं, पावर ब्लॉक में शामिल नहीं होते हैं ये देश। जैसे एक पावर ब्लॉक है USA की साइड का, एक है चाइना की साइड का। पहले क्या था, USA था और रसिया की साइड था। तो जब शीत युद्ध चल रहा था USA और रसिया के बीच में, तो उसी समय एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया था। और इसके गठन में जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो और जमाल अब्दुल नासिर, उसके बाद में जोसेफ ब्रोज टीटो, और इनका प्रमुख योगदान था इसके स्थापना में, ठीक है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव हैं, और वर्तमान में 120 जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं, और 17 राज्यों को या 17 देशों को ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है, और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें जुड़ी हुई हैं, मतलब इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये हमने जाना गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। उसके बाद इसके जो सिद्धांत है 5, जल्दी से उनको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, परस्पर सम्मान करना यानी रिस्पेक्ट टू ईच अदर, आपसी गैर आक्रामकता, कोई अटैक नहीं करेगा एक दूसरे के ऊपर, समानता और पारस्परिक लाभ के लिए काम करेंगे, घरेलू मामलों में आपसी गैर हस्तक्षेप और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के लिए काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है हमारा, जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है आइडियाथॉन। आइडियाथॉन क्या है, ये फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट के नाम से एक आइडियाथॉन लॉन्च किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर रिवर्स को फिर से प्रबंधित कर सकते हैं। कोविड-19 के कारण जो नदियों की प्रबंधन रणनीति है उसको जन्म दिया जा सकता है। इस आइडियाथॉन को ऑर्गेनाइज किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा मिलकर, किससे, NMCG यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत मिलकर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद इस इवेंट में क्या किया गया है कि जो नदियां हैं उनके द्वारा शहरों को इंटरकनेक्ट करने पर भी फोकस किया गया है, यानी वाटरवेज तैयार किए जाएंगे, और नदी के निकट के जो शहर हैं उनकी इकोलॉजी को भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी और लोगों को अवेयर किया जाएगा, ठीक। नमामि गंगे कार्यक्रम के द्वारा आइडियाथॉन के द्वारा प्राप्त सुझावों को काम किया जाए। देखो, इस आइडियाथॉन के द्वारा क्या होगा, सभी लोग अपने आइडिया दे सकते हैं कि किस प्रकार से नदी को स्वच्छ किया जा सकता है या नदी मैनेजमेंट किस प्रकार से की जा सकती है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम क्या करेगा, इस आइडियाथॉन के द्वारा जो भी सुझाव प्राप्त होंगे उनके अनुसार एक नीति तैयार करेगा, एक पॉलिसी बनाएगा गंगा को क्लीन करने की और अन्य जो नदियां हैं उनको स्वच्छ बनाने की और वाटरवेज तैयार करने की, ठीक है। नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है, ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है जो कि गंगा को स्वच्छ करने से संबंधित है।
उसके बाद बस आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस की जाती है, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से ही डिस्कस की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।